तो कल हमने पढ़ लिया था अक्षांश रेखा, है ना, अक्षांश रेखा क्या पढ़ी थी हमने? भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं, है ना। तो उसमें हमारा 2 टॉपिक छूट गए थे हमारा। एक हमारा है अश्व अक्षांश रेखाएं, अश्व अक्षांश रेखाएं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉर्स लैटिट्यूड। क्या होती है? मैंने तुम्हें बताया था कि भूमध्य रेखा से जो समांतर रेखाएं खींची जाती है वो सारी क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती है ना। यदि हम भूमध्य रेखा से, ये हमारा क्या था? उत्तरी गोलार्ध था, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उनको हम उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे, है ना। तो इसमें जितनी भी अक्षांश रेखा हम खींचेंगे उनको हम उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में हम जितनी भी, दक्षिण को मैंने क्या कहा था? दक्षिणी गोलार्ध, समझ में आ रही बात? और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हम खींचेंगे उनको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। यदि हम, ये क्या थी हमारी? ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये कितनी होती है? 0 डिग्री, 0 डिग्री पे होती है ना। यदि हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 35 डिग्री अक्षांश रेखा खींचें, और इसी प्रकार दक्षिण में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा खींचें, तो 30 से 35 उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच का स्थान या पेटी, और दक्षिण में 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच की जो पेटी है उनको हम अश्व अक्षांश कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। उत्तर की बात करें तो 30 से 35 उत्तरी अक्षांशों के बीच की जो पेटी है या कटिबंध है उसको हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश रेखाएं कहते हैं। या फिर दक्षिण में भी देख लो, दक्षिण की जो 30 से 35 डिग्री के बीच की जो पेटी है या फिर जिसको कटिबंध कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समझ में आ रही बात? कैसे लिख सकते हैं इनको? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अक्षांशों के बीच की बेल्ट, बेल्ट मतलब पेटी या कह दो कटिबंध को अश्व अक्षांश रेखाएं कहते हैं। बोलो, ये समझ में आई बात? तो 30 से 35 उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो पेटी है उसको हम अश्व अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। एक हमारा है, इसको खत्म कर दूं, बताओ। एक हमारा है सह अक्षांश रेखाएं। क्या है? सह अक्षांश। एक हमारा होता है सह अक्षांश। क्या होता है सह अक्षांश? किसी अक्षांश का
या कह दो किसी अक्षांश रेखा का 90 डिग्री से अंतर को सह अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या है भाई इसका मतलब? 90 से क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। यदि मैं कहने लगूं जैसे कि देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 30 डिग्री अक्षांश रेखा का सह अक्षांश क्या होगा? तो मैंने बताया क्या कर लेते हैं उसको, 90 से अंतर है ना, तो 90 से अंतर है उसको सह अक्षांश कहते हैं। यानी कि यदि मैं 90 डिग्री से 30 डिग्री को घटा दूं तो कितना बचता है? 60 डिग्री। तो 30 डिग्री अक्षांश रेखा का सह अक्षांश क्या होगा? 60 डिग्री होगा। लेकिन सह अक्षांशों में हम क्या करते हैं? उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश नहीं लिखते हैं। ठीक है, इनको हम क्या नहीं लिखते हैं? सह अक्षांशों को उत्तरी तथा दक्षिणी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे नोट करके लिख लो चाहे, सह अक्षांशों को उत्तरी व दक्षिणी नहीं लिखा जाता है। इनको क्या लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे 60 डिग्री सह अक्षांश। इनको हम उत्तरी या दक्षिणी नहीं लिखते। ठीक है, इसी प्रकार देख लो, अगर मैं 60 डिग्री का कहूं कि 60 डिग्री अक्षांश रेखा का सह अक्षांश क्या होगा, तो आप आसानी से बता दोगे। 90 डिग्री में से कितना घटाना? 60 डिग्री। तो सह अक्षांश कितना बैठेगा? 30 डिग्री। तो इसको हम सह अक्षांश लिखेंगे, इसमें हम उत्तर या दक्षिण को नहीं लेंगे, है ना। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गई? तो दोनों समझ गए, अश्व अक्षांश समझ गए, 30 से डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो पेटियां हैं उसको हम अश्व अक्षांश कहते हैं, है ना। और सह अक्षांश किसको कहते हैं? किसी अक्षांश रेखा का 90 से अंतर को हम सह अक्षांश कहते हैं ना। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल तुम्हें बताया, यदि 30 अक्षांश रेखा का सह अक्षांश निकालना हो तो उसका क्या होगा? 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60 सह अक्षांश हो जाएगा ना। ऐसे यदि 60 का सह अक्षांश निकालना हो तो 90 में से क्या करो? 60 घटा दो, कितना आएगा? 30। और इसको हम जो है, जो ये 30 आ रहा है, इसको हम सह अक्षांश लिखेंगे, उत्तर या दक्षिण इसको नहीं लिखेंगे, है ना। समझ में आ गई बात? तो अब हम पढ़ेंगे देशांतर, है ना। क्या पढ़ेंगे? देशांतर। और देशांतरों को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं मैंने तुम्हें बताया था कि भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गई? भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। समझ में आ गई थी? अब हम देखो, हमने बताए थे कि 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी होता है और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ रही है? तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा, ठीक है। यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिला रही हैं उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ध्यान से देखो,
ये हमारी क्या है, दोनों ध्रुव हैं, और ये है हमारी भूमध्य रेखा। क्या है ये? भूमध्य रेखा है, या फिर विषुवत रेखा है, या फिर विषुवत व्रत है। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से देखो, भूमध्य रेखा के लंबवत खींचे जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो बोलो, सभी रेखाएं भूमध्य रेखा के लंबवत हैं या नहीं है? समझ में आ रही है? भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यहां तक समझ में आई बात? तो दो तरीके से तुम इसको डिफाइन कर सकते हो। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही है बात? या फिर लिख सकते हो, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के लंबवत खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, या उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो आगे, ये हमारे हो गए दो ध्रुव, और दोनों ध्रुवों को जो रेखा आपस में मिला रही है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर? अब तुम यहां पे देख रहे होंगे कि जो भूमध्य रेखा है उस पर देशांतर रेखाओं की जो चौड़ाई है या लंबाई है वो क्या है? ज्यादा है, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है। ठीक है। और ध्रुवों पे तुम देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है ना? समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। समझ में आ रही बात? कितनी होती है? सर्वाधिक होती है। और ध्रुवों पर क्योंकि ये आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं, और यहां पे दूरी शून्य हो जाती है, और ध्रुवों पर इसकी दूरी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? तो लिख दूं, देखो, तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। ठीक है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी? सर्वाधिक होगी। और ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी कितनी? 111.3 किलोमीटर। 111.3 किलोमीटर। ठीक है। यह दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। समझ में आ गई? आप देखो, ध्रुवों पर
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? शून्य होती है। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात? समझ रहे हो? तो सर्वाधिक दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? भूमध्य रेखा पर। कितनी होगी? 111.3 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितनी होगी? 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर या उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर और भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाती है? कम होती जाती है। समझ में आ रही बात? लिख सकते हैं चाहे भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा कह दो या फिर विषुवत रेखा कह दो, से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है तथा ध्रुवों पर यह दूरी शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक, और जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर चलेंगे या दक्षिण ध्रुव की ओर चलेंगे तो इनकी दूरी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और ध्रुवों पर क्या हो जाएगी? शून्य। बोलो, समझ में आ रही है बात? अब ये आखिर ये 111.3 किलोमीटर आया कैसे? इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये दूरी आई कैसे, है ना? तो देखते हैं इसको भी। अब हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कितने अंश का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का व्रत बनाती है ना? व्रत कितना होता है? 360, है ना? तो हमारी जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 40,076 किलोमीटर। बोलो, समझ में आ रही बात? ठीक है। और ये कितनी है भूमध्य रेखा की लंबाई? सॉरी, पूरा सर्किल कितने का है? 360 का। यदि मैं इसे 360 से भाग दूं तो इसकी दूरी कितनी आएगी? एक देशांतर के, दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी आएगी? 111.3 किलोमीटर। ठीक है। अगर इसको हम इससे भाग देकर देखेंगे तो कितनी आ जाएगी? 111.3 किलोमीटर। ठीक है। यानी कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। और ध्रुव पर कितनी होती है? 0 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात? चलो और देखो, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। क्या कहते हैं भाई? गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। अब ध्यान से देखो, ये मैंने दो अक्षांश रेखाएं खींच दी हैं और इनके बीच की दूरी क्या है? कटिबंध है। और ये मैंने दो देशांतर रेखाएं खींच दी हैं, इनके बीच की दूरी क्या है? गोरे है।
इसको गोले कहते हैं, और इनके बीच की दूरी को, अक्षांश के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो ये संक्रमण क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम कटिबंध, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे, और देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र, जिसको जो संक्रमित क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही है यहां तक बात? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलो आगे देखो भाई, यदि हम एक बॉल ले लें और उस बॉल को हम बीच में से काट दें, ठीक है, बीच में से हमने खड़ी काट दी, यानी कि उस पर दो पोल बना लें। मान लो हमने एक बॉल ले ली है, ठीक है, एक ये उत्तरी ध्रुव हो गया, एक दक्षिणी। समझ में आ रही है बात? अगर हम इसको लंबवत काट दें तो हमें इसी तरीके का दिखाई देगा स्ट्रक्चर, वो भी है ना, इस तरीके से है ना, और उसको हम दो भागों में ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने अक्षांश रेखा 0 से स्टार्ट की थी, इसी प्रकार देशांतर रेखा भी क्या किससे स्टार्ट होती है? 0 डिग्री देशांतर से, है ना। और इस रेखा को हम क्या मान लें? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या मान लें इसको? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कब माना गया था इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा, और कहां से गुजरती है? तो ब्रिटिश काल में इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा नाम दिया गया था। और कहां से गुजारी गई थी ये? लंदन में एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच, यहां पे एक वैधशाला है, ग्रीनविच वैधशाला से। ठीक है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से इसको गुजारा गया था, निकाला गया था, इसलिए इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं यामोत्तर रेखा। बोलो, समझ में आ रही? या इसको हम बोलते हैं मध्य देशांतर। क्या बोलते हैं इसको? मध्य देशांतर। बोलो, समझ में आ रही है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरी हुई है? लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरी हुई है, इसलिए इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, या इसको दूसरे नाम से पुकार सकते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, यहां पे हम इसे प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस रेखा पर यदि 12 बजेंगे, दोपहर के 12 बजेंगे, तो जो इसके जस्ट पीछे है, जिसको हम 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा, या इसका एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा, ठीक है। और इसको 0 डिग्री को एक नाम से और बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, बोलो, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे जो होती है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि इसको प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों कहा गया है? यदि यहां पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो 180 डिग्री रेखा पर, देशांतर रेखा पर रात के 12 बजे होंगे। रात के 12 बजे होंगे, इसलिए इस रेखा को हम मध्य रात्रि देशांतर रेखा भी कहते हैं। मध्य रात्रि देशांतर रेखा भी कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही है बात?
तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरी है? ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरी है। कहां पर है? लंदन में है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। और इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम यामोत्तर रेखा भी है, या फिर इसको मध्य देशांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। और ये क्या है? जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अर्धवृत्त होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धवृत्त रेखा होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धवृत्त बनाती हैं। ये रेखा क्या बनाती हैं? अर्धवृत्त। यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं पूरे खींचूंगा तो भाई क्या हो जाएगा? ये तो 360 का हो जाएगा, लेकिन ये कितने का बनाती हैं? 180 का। यानी कि ये 0 डिग्री हो गया देशांतर रेखा, तो ये कितनी हो गई? 180। समझ में आ रही बात। इसलिए क्या बनाती हैं? अर्धवृत्त बनाती हैं। तो देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? अर्धवृत्त होती हैं, है ना। समझ में आ रही यहां तक बात। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके जस्ट पीछे कौन सी रेखा खींची जाती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम मध्य रात्रि देशांतर रेखा भी कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरी है? ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, और इसी कारण इसे ग्रीनविच रेखा, या फिर इसे प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर इसे यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। और ये किसका निर्धारण करती है? ये समय का निर्धारण करती है। बोलो, यहां तक समझ में आई बात। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा किसका निर्धारण करती है? समय का। समझ में आ रही है। चलो, इसके बाद हमारा जो इसके जस्ट पीछे जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, जो किसका निर्धारण करती है? तिथि का निर्धारण करती है। अब ध्यान से देखो, यदि मैं 0 डिग्री और 180 डिग्री को मिला दूं तो ये क्या कर देगी? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट देगी। ठीक है, काट देगी नहीं? देखते हैं, इसको खत्म कर दूंगा ना, देखो कैसे काटेगी। अगर मैं यहां से मैं स्टार्ट करूं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और यहां पे स्टार्ट करूं 180 डिग्री देशांतर रेखा। समझ में आ रही बात। तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी पृथ्वी को, नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? पूर्वी भाग, और ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी भाग। तो जो पूर्वी भाग है हम उसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या कहते हैं उसको? पूर्वी गोलार्ध। और जो पश्चिम का भाग है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। बोलो, समझ में आ रही बात। ठीक है, अब 0 डिग्री से यदि प्रत्येक एक अंश के अंतराल पर कितने? एक अंश के अंतराल पर 1 डिग्री देशांतर रेखा को खींचें तो टोटल कितनी बनेगी? क्योंकि 180 है तो कितनी बनेगी? पूर्वी गोलार्ध में कितनी होंगी? 180 रेखाएं होंगी। इसी प्रकार यदि हम पश्चिमी गोलार्ध में खींचें तो कितनी होंगी? 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी होंगी? 180 होंगी। तो टोटल कितनी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं 360 रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी? देशांतर रेखाएं होंगी।
तो इसका मतलब है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? देशांतर रेखाओं की संख्या। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। और इसमें जो है 0 डिग्री देशांतर को शामिल नहीं किया जाता, जिसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को शामिल नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। तो तुम कहोगे कि फिर ये 360 कैसे हो गई? 360 कैसे हो गई? हाँ, तो 360 है, जब हम 0 को शामिल करेंगे तभी तो 360 होंगी। इसमें 180 को जो है 2 बार काउंट किया जाता है। देशांतर रेखाओं में 180 डिग्री देशांतर रेखा को 2 बार गिना जाता है। बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बहुत काम की बात है ना। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को देशांतर रेखाओं में काउंट नहीं किया जाता, और इनकी संख्या कितनी होती है? 360। तो फिर 360 कैसे हो गई? जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम 2 बार गिनते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी? 360। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस किस नाम से जानते हैं? बोलो, मध्य देशांतर रेखा, या क्या कह सकते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, या क्या कह सकते हैं? यामोत्तर रेखा, या फिर ग्रीनविच रेखा। समझ में आ रही है बात? और 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर क्या कह सकते हैं? मध्य रात्रि देशांतर रेखा। बोलो, समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आई? समझ में आ गई बात? तो एक बार दोबारा रिपीट मान लेते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, या फिर कह सकते हैं भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है उनको क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? और जहां पर देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं आपस में संक्रमित होती हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ग्रीड। समझ में आ रही बात? चलो, 0 डिग्री देशांतर रेखा हमने पढ़ ली, 180 डिग्री देशांतर रेखाएं पढ़ ली। अब देखते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय का निर्धारण हम कैसे करते हैं, और 180 डिग्री देशांतर रेखा से हम तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं समय एवं तिथि। समय एवं तिथि का निर्धारण। अच्छा, ये बताओ, हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? बताओ। पूर्व से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूरब घूमती है? बताओ किस डायरेक्शन में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। तो हमारी पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है ना? और अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है? 24 घंटे। ठीक है, और ये बताओ मुझे, हमारी पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360। हमारी पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं?
पृथ्वी पर तो नहीं है, ग्लोब पर है। तो ठीक है, तो कितनी रेखाएं हैं टोटल? 360 है। ठीक है, तो देखो यदि मैं 360 को 24 घंटे है ना, 24 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब कितना आएगा? 6 चौक 24 और 6 छम 36, यानी कि 60/4, यानी कि 15 चौका 60। बोलो समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। कितनी घूमती है? 1 घंटे में कितनी घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। लिख देता हूं, पृथ्वी 1 घंटे में अपनी अक्ष पर 15 डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमती है। और किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो देखते हैं, ये समझ में आई यहां तक बात? ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि एक चक्रण पूरा करने में अपनी अक्ष पर कितना समय लेती है? 24 घंटे लेती है। और देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। 360 को यदि हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। इसका मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर जो है हमारी पृथ्वी घूम जाती है। समझ में आ रही? और 4 मिनट में कितनी घूम जाती है? 1 डिग्री देशांतर। ठीक है, 4 मिनट में कितनी? 1 डिग्री देशांतर। समझ में आ रही है? चलो आगे देखो, ये हमारी, मान लो ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसको हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसको हम बोलते हैं यामोत्तर रेखा, या इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। यहां तक बोलो, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ये वाला पार्ट कौन सा भाई? ये गोलार्ध कौन सा है? पूर्वी है। और ये गोलार्ध कौन सा है? पश्चिमी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहां तक? ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिम। और हमें पता हमारी पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। किधर घूमती है भाई? पश्चिम से पूरब की ओर। समझ में आ रही? इसका मतलब यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे होंगे, किसके? दोपहर के। यहां पे ध्यान से सुनो, यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो पूरब चलने पर क्या होगा और पश्चिमी देशांतर चलने पर क्या होगा? क्या अंतर आएगा? ध्यान से देखो, यदि हम पूरब की ओर चलेंगे तो समय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समय में वृद्धि। यदि हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय में क्या हो जाएगी? समय में हो जाएगी कमी। बच्चों यहां तक समझ में आ रही बात? ठीक है, यदि हम पूरब की ओर चलेंगे तो समय में हो जाएगी वृद्धि, और यदि हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय में हो जाएगी कमी। ठीक है, मान लो यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के बजे हैं 12। दोपहर के कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। यदि हमें पूरब की ओर, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में 15 डिग्री देशांतर चलना हो, इतना चलना, यानी कि हमें 15 डिग्री देशांतर यहां से यहां तक क्या है? मतलब 15 डिग्री देशांतर चलना है, तो 15 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा? कौन बताएगा? बताओ बच्चों, कितना होगा? इसका मतलब यहाँ पर 12 बजे हैं, क्योंकि इधर समय की क्या हो जाती है? वृद्धि। और हम कितने चले हैं?
15 डिग्री देशांतर, और हमें पता है कि 15 डिग्री देशांतर चलने पर 1 घंटा हो जाता है ना, यानी कि हमारी पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर जो है वो 1 घंटे में घूमती है। इसका मतलब यदि 12 बजे हैं तो उसमें 1 जोड़ दोगे तो कितने बज जाएंगे? 1 बज जाएगा, वो भी कब का? पीएम का। और पीएम को क्या कहते हैं? पोस्ट मेरिडियन, है ना, समझ में आ रही बात? तो दोपहर का क्या बज जाएगा? 1 बज जाएगा, ठीक है। और यदि हम 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर चलें तो हमें पता है यहाँ समय में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कितने डिग्री चले हैं हम? 15 डिग्री देशांतर चले हैं। इसका मतलब जब 12 बजे हैं तो उसमें से क्या घटा देंगे? 1 घटा देंगे, तो यहां तक क्या बजेंगे? 11, और यहां पर 11 कौन से बजेंगे? सुबह के, ठीक है। यहाँ पे सुबह के क्या बजेंगे? 11। बोलो, समझ में आ रही है बात? अंतर आ रहा है नहीं? और जस्ट इसके, ये तो था 0 डिग्री पर, अब 180 पर क्या होगा? मान लो ये 180 है, ये कौन सी रेखा है? इसके पीछे की 180 डिग्री देशांतर है। जब यहां पर 12 बजे होंगे, यदि 0 डिग्री देशांतर पर क्या बजे होंगे? दोपहर के 12 बजे होंगे, तो 180 पर क्या बजेंगे? रात्रि के 12 बजेंगे। इसलिए हम 180 डिग्री देशांतर रेखा को मध्य रात्रि देशांतर रेखा भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है? तो रात के क्या बज जाएंगे? 12। सर जी क्यों बज जाएंगे 12? क्योंकि 180 डिग्री देशांतर है, और यदि हम 180 डिग्री देशांतर को किससे भाग कर दें? 15 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 15 कम 15, और कितना बचता है? 15 से हम जैसे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 15 कम 15, और यहाँ पे हो गया 30, और 15 दूनी 30 है, 15 दूनी 30, तो 12 घंटे। जिसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटे का अंतर होता है। समझ में आ रही है बात? यदि हम 180 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने घंटे बनेंगे? 12। तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर में कितने घंटे का अंतर होता है? 12 घंटे का अंतर होता है। बोलो, समझ में आ गई? यानी कि अगर 0 डिग्री देशांतर अब 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 180 डिग्री देशांतर पर कितने बजे हुए होंगे? अब रात के 12। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब मेरी बात ध्यान से चलो सुनो। यदि एक क्वेश्चन और बताना आपको, ये तुम्हें बताना है, ठीक है? इसका जवाब देखते हैं कौन देगा। अगर ये 0 डिग्री देशांतर है और मुझे यहां 2 डिग्री देशांतर रेखा पे जाना है, तो अब बताओ, और यहां पर 12 बजे हैं, 12 बजे हैं यहां पर, तो यहां पर 2 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा? नहीं, मैंने क्या बताया था? 4 मिनट में क्या पृथ्वी कितना घूमती है? 1 डिग्री देशांतर घूमती है। तो यहां पर 2 डिग्री देशांतर पर हमारे हैं, तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8 मिनट हो गई भाई। जब 1 मिनट में 4 मिनट में जब 1 डिग्री देशांतर हम चल रहे हैं, तो 2 डिग्री देशांतर कितने में चलेंगे? 8 मिनट में। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसी प्रकार हम अपने भारत का समय निर्धारण करते हैं। देखो, तो अपने भारत का देखते हैं भाई, हमारे भारत का समय निर्धारण कैसे होता है ना। तो हम देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय। भारत का अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ऐसे लिख लो। भारत का अंतरराष्ट्रीय, भारत की अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ध्यान से देखो, ये हमारी पृथ्वी है,
और ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध और ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध। ध्यान से समझना। और यदि यहां पे मैं खींच दूं 0 डिग्री, अरे सुन लो, यदि यहां पे मैं खींच दूं 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहां पे मैंने क्या खींच दी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ध्यान से देखना, हमारा भारत कहां पर है, हमारा भारत कुछ ऐसे है, इस प्रकार है ना, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। तो हमारे भारत की स्थिति क्या है, पूर्वी गोलार्ध है ना। ये कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका हमारे भारत का जो देशांतरीय विस्तार होगा वो क्या होगा, ये देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार तो कितने देशांतर से शुरू होगी, ये शुरू होगी हमारी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये कौन से देशांतर से शुरू होगी, हमारे भारत। तो हमारे भारत की जो हमारे भारत का देशांतर विस्तार होगा कहां से होगा, 68 डिग्री 60 मिनट 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, समझ में आई बात। तो कितना विस्तार होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। मिनट के बीच में हमारा भारतीय देशांतरीय विस्तार होता है। समझ में आ रही बात। चलो आगे देखो। तो भारत की जो मानक देशांतर रेखा है, भारत की मानक देशांतर रेखा वो कितनी है, वो है 82.5 देशांतर रेखा। तो भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी है, वो है 82.5 देशांतर रेखा। समझ में आ रही बात। जो कहां से गुजरती है, ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसको बोलते हैं इलाहाबाद, और इलाहाबाद में एक स्थान पड़ता है नैनी। ठीक है, तो भारत की जो मानक समय देशांतर रेखा है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जो स्थान नैनी है वहां से होकर गुजरती है। समझ में आ रही बात। और ये कितनी आगे है, ये ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच देशांतर रेखा से 5.5 घंटे, कितने, 5.5 घंटे आगे है। कितनी है, 5.5 घंटे आगे। अब तुम कहोगे सर जी आगे कैसे है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम पूर्वी गोलार्ध की ओर चलेंगे, यानी कि पूर्वी देशांतरों की ओर चलेंगे, तो समय में हो जाती है वृद्धि। और यदि हम पश्चिमी देशांतर की ओर चलेंगे तो समय में हो जाती है कमी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और हमारा जो मानक समय देशांतर रेखा वो कितनी है, 82.5 है। ठीक है, तो देखो 5.5 घंटे कैसे बैठते हैं, है ना, इसको ध्यान से देखो। ये होगी हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और हमारा भारत लगभग यहां है कोई, है ना, पूर्वी गोलार्ध में, ये मान लो हमारा भारत है ना, और इसके बिल्कुल मध्य से होकर, है ना, जो हमारी मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा वो कितनी है, 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री देशांतर है। समझ में आ रही बोलो बात। तो देखो ध्यान से देखो, यहां हमें पता है
कि हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने देशांतर घूमती है 1 घंटे में? 15 डिग्री देशांतर। ये बताओ कितना है? 82.5 है। तो मुझे बताओ 15 पंजे 75, यानी कि 75 डिग्री देशांतर घूमने में कितने समय लगा? 5 घंटे। आगे कितना बचा बताओ? आगे कितना बचा? 7.5 डिग्री देशांतर बचा। तो 7.5 डिग्री देशांतर में कितना समय लगेगा? 30 मिनट। तो बताओ भारत का समय कितना होगा? मानक समय कितना होगा? 5.5 घंटे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो 5.5 घंटे कैसे बैठेगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, और हमारा कितना है? मानक समय रेखा कितनी है हमारी? 82.5 है। तो बताओ 15 पंजे 75, यानी कि 5 घंटे 75 देशांतर में समय लगेगा। और आगे कितना बचता है? 82.5 है। तो 7.5 और जोड़ो, 7.5 घंटे 7.5 देशांतर कितने बैठेंगे? कितने समय में पार करेंगे? 30 मिनट में। तो बोलो हो गया नहीं 5.5 घंटे? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ग्रीनविच रेखा से हमारे भारत का जो मानक समय रेखा वो कितने आगे है? कितने आगे है? 82.5 डिग्री देशांतर पर कितने समय आगे है? 5.5 घंटे। ठीक है, समझ में आ गई बात? पता चल गया कैसे है 5.5 घंटे? तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी जाने पर समय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अब यहां पे देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि दिनों में वृद्धि होती है या दिनों में होती है कमी। अब तुम देख रहे होंगे इस हाथ से देखो, सीधे हाथ पर क्या है हमारा? पूरब है, और लेफ्ट हैंड पे क्या है हमारा? पश्चिम, है ना। अगर मैं ऐसे घूम जाऊं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो पीछे होगी, तो इसका मतलब हमारा सीधा हाथ कैसा हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। और ये वाला सॉरी, सीधा हाथ हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। और उल्टा हाथ हमारा क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। तो मैं उसको एक चित्र के माध्यम से तुम्हें बता रहा हूं। यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, इस तरीके से बना दूं, और ये मैं ले लूं क्या? 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? क्योंकि मैंने अब पलट दिया है, तो ये पूर्वी हो जाएगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी। ठीक है। यदि कोई, मान लो हम चल रहे हैं, या किसी जहाज को ले लो, अगर कोई पानी का जहाज मान लो रविवार में यहां चल रहा है, ठीक है, पानी का जहाज पूर्वी गोलार्ध में जो है, या पूर्वी देशांतरों में जो है, वो रविवार के दिन यहां पे चल रहा है ना, यदि उसे 180 डिग्री देशांतर रेखा पार करके पश्चिमी गोलार्ध में, यानी कि पश्चिमी देशांतरों में आना पड़े, तो यहां पर क्या होगी? 1 दिन की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर 1 दिन की वृद्धि हो जाएगी, मतलब रविवार में 1 दिन जोड़ दोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक है। और यदि पश्चिमी गोलार्ध में कोई जहाज चल रहा है और वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है और पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है, यानी कि पूर्वी देशांतरों में आ जाता है, तो उसका 1 दिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि अगर इधर सोमवार है तो इधर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से यदि हम पूर्व में चलेंगे तो वहां पे 1 दिन कम, यदि पश्चिम देशांतरों में चलेंगे तो 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर? चलो, तो 0 डिग्री में मैंने क्या बताया था? अगर 0 डिग्री से हम पूर्व में चलें तो क्या हो जाएगा? समय में वृद्धि। पश्चिम देशांतर में चले तो समय में हो जाएगी कमी। इसी प्रकार यदि 180 डिग्री देशांतर रेखा से हम पूर्वी की ओर पूर्व में चलें तो 1 दिन की कमी, और पश्चिम में चलें तो 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो ये था तुम्हारा देशांतर। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे
पृथ्वी की गतियां। ठीक है, ओके, थैंक यू।